हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय न्यू वीडियो। होप आप लोग को ये पुरानी वाली वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी हो। तो इस वीडियो में हम आगे कवर करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग और बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स हमारे रह गए थे। आइए देखते हैं। मैं मिटा दूँ इसे, एक मिनट। यस, आइए अब देखते हैं। आज कवर करना है ऑडिट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग क्या हो सकता है? आप ऐसे समझिए कि पर्पस क्या हो सकता है किसी भी कंपनी का। जो मैनेजमेंट है, अगर मैनेजमेंट ऑडिट कराना चाह रही है अपने कंपनी का, या फिर शेयर होल्डर्स ऑडिट कराना चाह रहे हैं। होप आपको यूजर्स जो मैंने आपको बताए थे वो आपको याद होंगे कि यूजर्स कौन कौन होते हैं ऑडिट के पीछे किन किन का मकसद होता है, क्या क्या यूजर्स की, कौन कौन यूजर्स हैं जो ऑडिट कराना चाह रहे हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो जो यूजर्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, तो उनका क्या पर्पस हो सकता है, कि ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है ऑडिट के पीछे। तो वो ये चाहेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी का वो ट्रू हो, वो जो भी बैलेंसेस या जो भी कुछ शो कर रहा है वो बिल्कुल ही सही हो, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए कंपनी में। मेन तो ये दो ऑब्जेक्टिव होगा कि जो भी बैलेंस शीट में जो भी कुछ शो कर रहा है वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर हो, और उसमें कोई भी किसी भी टाइप का फ्रॉड नहीं हुआ हो, मिस स्टेटमेंट ना हो। जो बैलेंसेस रिफ्लेक्ट कर रहा है उसमें कोई भी स्टेटमेंट नहीं हो, कोई ओमिशन नहीं हो। तो ये जो बेसिक ऑब्जेक्टिव हो सकता है ऑडिटिंग का। तो ऑडिट के ऑब्जेक्टिव को आपके करिकुलम में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और एक हो जाता है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का ये है कि ट्रू एंड फेयर व्यू शो करना चाहिए। ऑडिटेड स्टेटमेंट जो भी है ट्रू एंड फेयर व्यू शो करना चाहिए। और जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है वो ये हो जाता है कि उसमें कोई फ्रॉड नहीं होनी चाहिए। जो सेम चीज इसमें लिखा हुआ है, जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ऐसे 200 से गवर्न होता है। ये जितनी भी बातें अभी मैंने आपको बताई, जो भी कुछ बताई, वो ऐसे 200 में है। ऐसे 200 का नाम आपको पहले भी ऐसे 200 देखा था, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग ऑडिट। तो ऐसे 200 का जो एग्जैक्ट नाम है वो काफी लंबा है, लेकिन आसान है याद करने में। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। ये छोटा सा नाम है, होप आप लोग को याद रहेगा। आइए आपके बुक में देख लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव। तो जो ये ऑब्जेक्टिव्स है, सबसे पहला यही है रीजनेबल एश्योरेंस। किस चीज़ के लिए? ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है नहीं कर रहा है, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सही है नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर कर रखे हैं वो ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट्स में होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि उसमें कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई भी ओमिशन नहीं होनी चाहिए। ओमिशन मतलब कुछ कोई भी ऐसा नहीं बैलेंसेस की जो छूट गया हो, या फिर कोई चीज़ दो बार रिकॉर्ड हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। फ्रॉड और एरर नहीं होनी चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि कम्युनिकेट करे जो भी स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है, स्टैंडर्ड्स के रिक्वायरमेंट जो भी कुछ है वो पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो। ये आपकी रही, जो मैंने आपको बताया था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। और ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है ये ट्रू एंड फेयर व्यू है। अब ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है आप ये समझो, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्यों प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ट्रू एंड फेयर व्यू है। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब ये हो गया कि जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी, सपोज किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट है, इधर लाइबिलिटीज हो गया, इधर एसेट्स हो गया। तो यहाँ पे कुछ लाइबिलिटीज है, कुछ एसेट्स हैं। तो ये जो भी बैलेंसेस शो कर रहे हैं, ये यहाँ एसेट्स है, तो ये जो भी एसेट्स है वो कंपनी में एक्चुअली में एग्जिस्ट होने चाहिए। फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होनी चाहिए, कोई भी फिक्टिशियस एंट्री नहीं होनी चाहिए, ना लाइबिलिटीज ना ही एसेट्स। ये कंपनी का ट्रू फिगर शो करने चाहिए कि हाँ कंपनी में एक्चुअली यहाँ पे है। क्योंकि किसी को भी अगर पता करना हो कि हाँ कंपनी कहाँ स्टैंड है, कैसी परफॉर्म करी हो, कैसे पता करेंगे? बैलेंस शीट से ही पता करेंगे कि हाँ कंपनी के पास इतना एसेट्स है, इतने की लाइबिलिटीज है, इतना कंपनी का करेंट लाइबिलिटीज है। अगर इसी में अगर ओमिशन होगा या फिर मिस स्टेटमेंट कोई हो जाती है, तो क्या है कि कंपनी का ट्रू पिक्चर पता नहीं चल पाएगा कि एक्चुअली कंपनी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। उससे दिक्कत क्या होगी कि गवर्नमेंट एसेस नहीं कर पाएगी कि कंपनी को कितना टैक्स पे करना चाहिए,
शेयर होल्डर ये नहीं कर पाएंगे कि कंपनी परफॉर्म कैसे कर रही है, हम कंपनी में इन्वेस्ट करें नहीं करें। उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो टॉप मैनेजमेंट है वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। जो डिसीजन उन्हें लेना होगा कि कंपनी में अभी कैसा परफॉर्म करना चाहिए, एक्सपेंशन, हमें कंपनी को एक्सपेंड करना है, कंपनी का कोई सेगमेंट अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, वो कैसा कर रहा है, वो चीज़ें कहाँ से पता चलती है, वो ऑडिट के बाद ही पता चलती है कि हाँ, ऑडिट होने के बाद ही वो पता कर पाते हैं कि हाँ, ये कंपनी का हमारा अभी एक्चुअल फिगर चल रहा है, कंपनी में ये मिस्टेक्स नहीं है, ये बिल्कुल ही सही है। तो एक जो भी मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट है, जो यूज़र्स है बेसिकली उनका एक रिलायंस होता है ऑडिटर के कि हाँ, जो ऑडिटर है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑडिट करके आ रहा है, तो उन्होंने जो भी कंपनी की ऑडिट करके दी है, वो ऑडिट सही है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी में यही है एक्चुअल में। तो ऑब्जेक्टिव यही ऑडिट का होता है कि जो कंपनी का स्टेटमेंट है, वो बिल्कुल ही ट्रू एंड फेयर शो होना चाहिए। और जो ऑडिटर रिलायंस देता है वो रीजनेबल एश्योरेंस रहता है। ऐसा नहीं ऑडिटर बोलता है कि हाँ मैं 100% श्योर हूँ कि कंपनी में, नहीं, वो 100% श्योर नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या है कि सपोज अगर कंपनी में फ्रॉड है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी में अगर फ्रॉड है, तो फ्रॉड जो है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में ऑर्गेनाइज होता है, जिसे पता करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि फ्रॉड ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही सिंपल वे में ऑर्गेनाइज कर देंगे तो फिर तो वो फ्रॉड पता चल जाएगा, फिर तो वो फ्रॉड करेंगे नहीं। तो वो इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं कि वो पता ही नहीं चल पाए। तो ऑडिटर का क्या पर्पस है कि वो फ्रॉड को भी कोशिश करे कि हाँ, फ्रॉड भी पता कर सके, ट्रू एंड फेयर व्यू भी शो करे, कोई मिसस्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए क्या है कि ये हो कंपनी का बैलेंस ट्रू एंड फेयर व्यू शो करना चाहिए। और यही मेन जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑडिट के पीछे, वो यही है, ट्रू एंड फेयर व्यू। होप आपको ट्रू एंड फेयर व्यू बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू एक्चुअल पिक्चर होनी चाहिए, सही होना चाहिए। और ये जो ट्रू एंड फेयर व्यू है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही ऐसे 200 में ही बोला गया है कि ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए, नहीं। इसके अलावा कंपनीज एक्ट में भी बोला गया हुआ है कि जो ऑडिट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। कंपनीज ऑडिट, यहाँ सेक्शन भी मेंशन किया हुआ है 143 में कि ट्रू एंड फेयर। इसके अगर और भी बात करूं मैं, अगर आप डीप में आपको बताऊं, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है 1949, उसमें भी बोला गया हुआ है कि ऑडिट जो ऑडिटर है वो अगर ऑडिट कर रहा है तो ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो ये चीजें हैं, आपको होप समझ में आ गई होंगी कि ट्रू एंड फेयर व्यू क्या है। और फ्रॉड आपको पता ही है कि फ्रॉड क्या होता है, अभी भी आपने काफी सुना होगा फ्रॉड के बारे में, जो कि हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो जाता है फ्रॉड का, कि फ्रॉड डिटरमाइन करना है कि इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, कोई ऐसा कुछ ऐसा तो नहीं है कि सपोज एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे पीएनएल है। अब कंपनी ने क्या कर रही है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल रही है, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है कि वो फिक्टिशियस है, एक्चुअल में ये एक्सपेंसेस है ही नहीं, कंपनी मैनिपुलेट कर रही है अपने प्रॉफिट को चेंज करने के लिए, या फिर सेल्स का फिगर डाल दे रही है मैनिपुलेशन के लिए, या फिर कोई और इनकम है प्रॉफिट अर्न बढ़ाने के लिए, ताकि क्या है कि इन्वेस्टर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके, ज़्यादा फंडिंग ले सके उसके लिए। तो ये भी ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है कि आप ये चेक कर सको, लेकिन ये जिम्मेदारी है कहाँ लिखी हुई, ये ऑब्जेक्टिव्स में है। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है ऑडिटर का, ये उसके अंदर आ जाता है कि हाँ, ऑडिट के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ऑडिटर अगर चेक करेगा तो ये ऑब्जेक्टिव्स तो फुलफिल करना ही करना है, ये रिकमेंडेटरी नहीं है, ये कंपलसरी है। फ्रॉड एक बार को चलो डिटेक्शन, जो फ्रॉड का डिटेक्शन है वो क्या है कि कभी कभी फ्रॉड पता नहीं चल पाता है। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल क्या है, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूं, सपोज एग्जाम्पल के लिए टॉप मैनेजमेंट को इन्वॉल्व है वो फ्रॉड में, तो उन्होंने इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करा है, सोफिस्टिकेटेड वे से चेन को बनाया कि ऑडिटर क्या कोई भी पता नहीं कर पाएगा कि कंपनी में फ्रॉड हुआ है, बिल्कुल भी नहीं पता कर पाएगा, क्योंकि ऑडिटर जा रहा है वो कंपनी से इंफॉर्मेशन लेगा और टॉप मैनेजमेंट ही फ्रॉड में इन्वॉल्व है, तो वो पता करना काफी मुश्किल हो पाता है। तो क्या है कि फिर फ्रॉड पता चले नहीं चले उसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कंपनी में कोई मिस स्टेटमेंट है, तो मिस स्टेटमेंट तो ऑडिटर को जरूर से जरूर, मतलब मस्ट है फाइंड करना, कंपलसरी है। क्योंकि मिस स्टेटमेंट जो है वो सोफिस्टिकेटेड वे में नहीं हो सकता है, फ्रॉड तो सोफिस्टिकेटेड वे में हो सकता है, लेकिन मिस स्टेटमेंट नहीं हो सकता है, या फिर कोई नॉन एग्जिस्टेंस है। सपोज एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक है कंपनी के पास, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्या है, क्लोजिंग स्टॉक की फिगर कंपनी ने शो कर दी 5 CR, 5 करोड़, जबकि एक्चुअल में अगर हम चेक करने जा रहे हैं
मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे 31/3 का कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट हो रहा है, तो 31/3 को जो कंपनी के पास क्लोजिंग स्टॉक है वो फिगर आ रही है 5 CR की। हम सपोज ऑडिट कर रहे हैं 1 मई को, तो 1 मई को जो क्लोजिंग स्टॉक है, ऑडिटर को क्या है कि इस डेट पे अपीयर होना है, वो क्लोजिंग स्टॉक को चेक करे जाके और खुद को सेटिस्फाई करे कि क्लोजिंग स्टॉक 5 करोड़ का है। अगर वो ये फाइंड करता है कि क्लोजिंग स्टॉक 5 करोड़ का नहीं, कंपनी में तो 4 करोड़ का एग्जिस्ट कर रहा है, कितने तारीख को, 31 को, तो फिर क्या है कि ये चीजें ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट में तो करेगा कि हाँ हमने ऑडिट करा, ड्यूरिंग द ऑडिट वी हैव फाइंड दैट द क्लोजिंग स्टॉक वाज शॉर्ट बाय 1 करोड़। तो ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ये मिस स्टेटमेंट का एक एग्जांपल है, या आप इसे ओमिशन भी कह सकते हैं, या उन्होंने जानबूझ करके और ये जितने भी अपने फाइनेंशियल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये फिगर शो कर रखी है। तो ये चीजें ऑडिटर को मस्ट है कि वो इन चीजों को पता करे, किसी भी तरीके से एश्योरेंस है उसको सर्च करके निकाल करके, और जो भी यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के उनको बताए। होप आपको ये भी चीजें सेकेंडरी जो ऑब्जेक्टिव है ऑडिट के पीछे का, वो एक ऑब्जेक्टिव का माइंड में आपके एक फ्रेमवर्क बन गया होगा, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि हाँ ऑडिट के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। 2 ऑब्जेक्टिव है जो इनको आप बहुत ही अच्छे से याद रख कर लीजिए। फर्स्ट ट्रू एंड फेयर व्यू, सेकेंड हो गया आपको फ्रॉड को डिटेक्ट करना है, और उसके साथ ही मिसस्टेटमेंट भी है। तो जो ये, अब एक चीज और मैं बता दूं, ये कितने नंबर का एग्जाम में आ सकता है, बहुत लोगों का डाउट होगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे ही पढ़ते हैं कि हाँ ये कितने नंबर का आएगा उसी हिसाब से रीड करेंगे। तो ये क्या, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, अगर इस पे मार्क्स आते हैं तो 4 नंबर का, या फिर 2 नंबर का एमसीक्यू भी इसमें आ सकता है। एमसीक्यू कैसे फ्रेम हो सकता है, जैसे क्या है, और आपको ये दे देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और करेक्ट, ऐसा करके, या फिर आपको ऐसा एमसीक्यू बना सकते हैं कि फॉलोइंग आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग में दे देंगे कि एज पर सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, ये हो गया। या फिर दे देंगे कि हाँ डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, जबकि ये क्या है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। तो इस तरह के क्वेश्चन से हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं करना है। कैसे, आप एक नंबर पे याद कर लो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, एक नंबर पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ट्रू एंड फेयर व्यू, सेकंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव फ्रॉड, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड और मिस स्टेटमेंट या एरर। आप एक बार मेरे साथ बोल भी लो, फर्स्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ट्रू एंड फेयर व्यू, सेकंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव मिस स्टेटमेंट एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। होप ये चीजें क्लियर होगी होंगी। तब आगे चलते हैं हम। ऑब्जेक्टिव के बाद बेसिक प्रिंसिपल जो गवर्न करती है ऑडिट को, वो ये बेसिक प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है, ये भी ऐसे 200 में ही दिया गया हुआ है। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, बेसिक प्रिंसिपल जैसे ऑडिटर का मैंने आपको बताया था कि ऑडिटर का बेसिक प्रिंसिपल जो ऑडिटर के लिए मस्ट है कि वो ऑडिटर होगा कब, जब उसके पास रिक्विजिट्स स्किल्स होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो वैसी बेसिक प्रिंसिपल्स है जो ऑडिट को गवर्न करती है। क्या, सब आप ऐसे याद करो, देखो जब ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा तो सबसे पहले उसके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले उसके पास स्किल कॉम्पिटेंस होना चाहिए। जब तक वो स्किल्ड नहीं होगा, कॉम्पिटेंस नहीं होगा कि हाँ मैं ऑडिट कर सकता हूँ, स्किल का मतलब कि वो सीए होना चाहिए, उसके पास रिक्वायर्ड जो ऑडिट करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो उसके पास होनी चाहिए। उसके बाद कॉम्पिटेंस का मतलब कि हाँ उसे वेल ट्रेन होना चाहिए, वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए ऑडिट करने के लिए। ऐसा नहीं कि वो चार्टर्ड नहीं है और वो ऑडिट करने जा रहा है, तो ये हो नहीं सकता। तो सबसे पहले तो यही होगा, आप ऐसे याद कर लो। फिर उसके बाद जब वो स्किल्ड भी है और कॉम्पिटेंस भी है, उसमें दोनों ही चीज होगी, अब वो ऑडिट करने जाएगा तो फिर उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद वो करेगा दूसरे नंबर पे प्लानिंग करेगा। किस चीज की प्लानिंग करेगा, प्लानिंग इसलिए करेगा कि हम ऑडिट करें कैसे, मतलब ऑडिट कैसे परफॉर्म करना है। सपोज एक बैलेंस शीट की ऑडिट करनी है हमें, तो बैलेंस शीट का ऑडिट कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट अगर स्टार्ट करना है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज है, उसमें ओपनिंग स्टॉक बैलेंस, अगर मैं पीएनएल की बात करूँ एग्जांपल के लिए, पहले में ओपनिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा, परचेज होगा, सेल्स होगा, किसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या पहले देखना है। तो ये चीजें की प्लानिंग करेगा, ऑडिट पे कितने दिन लगाने हैं, किसको भेजना है, कब भेजना है, किस चीज का किस पार्ट का कौन ऑडिट करेगा। सपोज अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक को कौन वेरीफाई करेगा, ओपनिंग स्टॉक को कौन चेक करेगा, एसेट्स है तो फिक्स एसेट्स को कौन चेक करेगा, इस चीजों की प्लानिंग करेगा। तो इसलिए दूसरे नंबर पे क्या आ गया, प्लानिंग। पहले पे क्या था, स्किल एंड कॉम्पिटेंस, दूसरे पे प्लानिंग। अब जब प्लानिंग भी होगी
तो इस प्लानिंग को ऐसा तो नहीं है ना कि वो याद करके रख लेगा, कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट भी करेगा। तो आप तीसरे नंबर पे डॉक्यूमेंटेशन याद कर लो कि डॉक्यूमेंट करेगा। अब डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ यही प्लानिंग ही करी उसी की डॉक्यूमेंटेशन करेगा। डॉक्यूमेंटेशन बहुत चीज़ों की हो सकती है, जैसे ड्यूरिंग द ऑडिट उसे कुछ मिलता है, या फिर वो किसी चीज़ों को फाइंड करता है ऑडिट में एज अ ऑडिट एविडेंस, या फिर मैनेजमेंट से कुछ रिप्रेजेंटेशन वगैरह लेता है कि हाँ आप जैसे फिक्स एसेट्स हो गया या क्लोजिंग स्टॉक हो गया, या फिर डेटर्स वगैरह का रिप्रेजेंटेशन लेता है मैनेजमेंट से, बैंक स्टेटमेंट का रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से लेता है, कैश की बैलेंसेज है उसका रिप्रेजेंटेशन लेता है मैनेजमेंट से कि आप सर्टिफाई करके दो कि कैश हमारे पास इतना था। तो इन चीज़ों को क्या करेगा कि वो डॉक्यूमेंट करेगा, और इस जो डॉक्यूमेंट करेगा उसको क्या करते हैं, वर्किंग पेपर्स बोलते हैं ऑडिटर का। ये आगे स्टैंडर्ड्स में आता है, 500 में पढ़ेंगे कि वर्किंग पेपर्स जो है ऑडिटर का, और इसके लिए सेपरेट स्टैंडर्ड भी है कि हाँ वर्किंग पेपर्स जो है ऑडिटर का वो किसी के साथ शेयर नहीं करता है। ये मैंने आपको आगे की चीज़ें बताई हैं। तो क्या हो गया कि डॉक्यूमेंटेशन भी होगी, डॉक्यूमेंटेशन में क्या वर्किंग पेपर्स हो गया। अब डॉक्यूमेंटेशन के टाइम मैंने बात करी थी ऑडिट एविडेंस की, आपको याद होंगी कि ऑडिट एविडेंस कुछ ना कुछ मिलेगा। तब ऑडिट एविडेंस आप चौथे नंबर पे ऑडिट एविडेंस याद कर लो कि हाँ ऑडिट एविडेंस है। अब ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट होना चाहिए, SAAE। आप इसका नेमोनिक बना सकते हो अगर बनाना है, जैसे SAEE बोलते हैं, ऑडिट एविडेंस SAAE, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए। क्यों, अगर सफिशिएंट, जैसे सपोज एग्जांपल के लिए अगर ऑडिट एविडेंस तो मिला लेकिन एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, वो सफिशिएंट नहीं है, तो फिर उसके मिलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें सफिशिएंट नंबर में भी चाहिए कि ऑडिट एविडेंस सही होना चाहिए। जैसे क्या है कि फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स में मशीन है कंपनी के पास, अब हमें मशीन तो मिल रही है, मशीन का बिल नहीं मिला, या फिर कुछ और चीज़ें मशीन से रिलेटेड परचेज रिक्विजिट फॉर्म नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिल रहा, तो ऑडिट एविडेंस तो है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। या फिर सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस है, सपोज एग्जांपल के लिए इनवॉइस वगैरह सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो इनवॉइस जो है वो एप्रोप्रिएट नहीं है, तो वो दोनों ही होना चाहिए, सफिशिएंट भी होना चाहिए, एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। इससे सेपरेट एक मार्क का आपका एमसीक्यू बन सकता है कि ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए, वो 2-4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें से आपको टिक करना पड़ेगा। अब क्या ऑडिट एविडेंस की भी बात हो गई अपनी, एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं हमने स्टार्ट कैसे करा था। जो बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट क्या होगा, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है हमें। ऑडिटर कैसा होना चाहिए, स्किल कॉम्पिटेंट होना चाहिए, स्किल होगा कॉम्पिटेंट होगा। स्किल कॉम्पिटेंट होने के बाद वो क्या करेगा, ऑडिट स्टार्ट करेगा। कैसे स्टार्ट करेगा, ऑडिट स्टार्ट करने के लिए वो प्लानिंग करेगा, कुछ प्लान करेगा, प्लान करने के बाद उस प्लान का क्या करेगा, डॉक्यूमेंट करेगा। डॉक्यूमेंट सिर्फ प्लानिंग ही डॉक्यूमेंट नहीं करेगा, उसके अलावा जो ऑडिट एविडेंस मिल रहा है या फिर ड्यूरिंग द ऑडिट उसे कुछ चीजें मैनेजमेंट से चाहिए, वो चीजों की भी डॉक्यूमेंटेशन करेगा। डॉक्यूमेंटेशन वो वर्किंग पेपर्स की करेगा, जिसे हम वर्किंग पेपर्स बोलते हैं उसके। फिर डॉक्यूमेंटेशन के बाद अपन आए थे ऑडिट एविडेंस पे। ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट होगा नहीं तो फिर ऑडिटर के काम का नहीं होगा। तो ऑडिट एविडेंस तक होना चाहिए। फिर अब ऑडिट एविडेंस के बाद क्या है कि और ड्यूरिंग द ऑडिट ऑडिटर को बहुत कुछ मिलेंगी जो कंपनी का इंटरनल इन्फॉर्मेशन है। अब सपोज ऑडिटर को पता चल रहा है कि हाँ कंपनी एक और कंपनी को एक्वायर करना चाह रही है ड्यूरिंग द ऑडिट, एक उसकी ये सपोज एग्जांपल के लिए एक कंपनी है, जैसे ये कंपनी पेन बनाती है, अब उसी की एक और कंपनी है, वो दूसरे सिमिलर कंपनी है वो भी पेन बनाती है, तो उस कंपनी को एक्वायर करने जा रही है। अगर ये चीजें मार्केट में आ गई तो क्या है, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो और भी जो शेयर होल्डर्स हैं या फिर कंपनी के कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे होंगे वो लोग हैं, तो कुछ ना कुछ इससे मार्केट में निगेटिव इफेक्ट जा सकता है। तो क्या है कि ऑडिटर को इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो भी उसे ड्यूरिंग द ऑडिट कुछ चीजें पता चल रही है जो कंपनी के कॉन्फिडेंशियल है, वो चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करे। अब ये बिल्कुल रिजिड नहीं है कि किसी के साथ शेयर नहीं करना, अगर उनसे गवर्नमेंट पूछ रही है या फिर मैनेजमेंट बता रही है कि हाँ आप इनके साथ शेयर करो तो शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो ये क्या हो गया कि कॉन्फिडेंशियलिटी एक मेंटेन करना है। तो पांचवें पॉइंट हमारा क्या हो गया, कॉन्फिडेंशियलिटी का, कि ऑडिटर को कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखना है कि क्लाइंट का जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी के साथ शेयर नहीं करे बिना क्लाइंट परमिशन के। अगर गवर्नमेंट, हाँ अंडर एनी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, अगर गवर्नमेंट बोल रही है, गवर्नमेंट चाह रही है कि आप इंफॉर्मेशन शेयर करो, या फिर गवर्नमेंट के अलावा सपोज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जीएसटी डिपार्टमेंट हो गई, वो लोग कह रहे हैं कि आपका एक क्लाइंट है इसका डेटा दे दो, तो आपकी मजबूरी हो जाती है ऑडिटर को फिर देना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कॉन्फिडेंशियलिटी का। फिर
इसके बाद क्या आता है कि अब जो ऑडिट कर रहे हैं, ड्यूरिंग द ऑडिट कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन कर ली हमने, स्किल कॉम्पिटेंस भी चेक कर लिया, प्लानिंग भी कर ली, डॉक्यूमेंट भी कर लिया, ऑडिट एविडेंस भी देख लिया, कॉन्फिडेंशियलिटी भी देख ली। लेकिन जो हम ऑडिट कर रहे हैं वो तो किसी और के जो काम कर रखा है उसी का ऑडिट कर रहे हैं। सपोज स्टाफ अकाउंटेंट है, मैं स्टाफ अकाउंटेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि जो ऑडिट कर रहा है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। स्टाफ अकाउंटेंट का मतलब कि जो मैनेजमेंट का अकाउंटेंट है, आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो जो भी अकाउंटिंग वगैरह की हम उसका ऑडिट कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग द ऑडिट ऑडिटर को ये भी चीज देखना पड़ता है कि जो स्टाफ अकाउंटेंट है उसने अकाउंटिंग सही करी, या फिर जो उसने काम करा है उससे अगर कुछ ड्यूरिंग द ऑडिट हम काम ले सकते हैं। सपोज एग्जांपल के लिए और उसने कुछ एंट्रीज कर रखी है, उसकी मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ रही है, या फिर स्टाफ अकाउंटेंट की लग रही है कि हाँ इसको मैं अपने काम में यूज कर सकता हूँ, तो वो चीजें भी देखना चाहिए ऑडिटर को कि हाँ जो अकाउंटिंग वगैरह कर रखी है वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है, जो उसने काम कर रखा है, जो वर्क परफॉर्म कर रखा है उसने, वो डेलीगेटली परफॉर्म कर रखा है कि नहीं। डेलीगेटली से कहने का मतलब कि उसने सही से परफॉर्म करा हुआ है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि जल्दीबाजी में उसने कुछ मिसस्टेटमेंट कर दिया हो, कुछ एरर कर दिया होगा, कुछ ओमिशन कर दिया हो, या फिर कोई ऐसा एरर जिसके कारण कि ट्रायल बैलेंस मैच, सपोज ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, अब ट्रायल बैलेंस में बहुत सारे ऐसे एरर होते हैं जिसके कारण ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है, तो कुछ ऐसा तो एरर नहीं कर रखा, तो वो चीजें ऑडिटर को चेक करनी पड़ेंगी। तो फिर इसी के साथ हमारा क्या आ गया 6th पॉइंट पे, वर्क परफॉर्म बाई अदर्स। The auditor should carefully supervise the work performed by others। मुझे नहीं लगता कि ये आपको पढ़ने की जरूरत है। अगर आप एक बार मेरी बात जो भी मैं बोला अगर आपने ध्यान से समझ लिया होगा तो ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। फिर आपको कोई कोई भी अगर आपसे पूछता है कि हाँ बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट क्या है, तो आप इतना तो मुझे पता ही है कि जैसे ही ऑडिट आएगा बेसिक प्रिंसिपल्स आएगा आपके ध्यान में तुरंत आ जाएगा कि हाँ ऑडिट कौन करता है, ऑडिटर करता है। ऑडिटर कैसा होना चाहिए, कंपिटेंट होना चाहिए, स्किल होने चाहिए उसके पास। उसके बाद फिर मैंने आपको दूसरे नंबर पे क्या बताया, प्लानिंग होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन वो मेंटेन करके रखना चाहिए, ऑडिट एविडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखेगा, वर्क परफॉर्म बाय अदर्स करेगा। तो जो मैंने अभी बोला ना, आप क्या करना, जैसे ही मैंने स्टार्ट में अभी बोला था कि हाँ ऑडिटर का क्या होगा, आप एक बार वीडियो पॉज करना, एक बार खुद से रिकॉल करके देखना कि आप ये चीजें याद कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, रिकॉल हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। ये अगर आप समझ गए तो काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। जनरली इससे एग्जाम में ना 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है। जनरली दो तीन अटेम्प्ट को छोड़ करके एग्जाम में 1-2 बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाँ बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एंड ऑडिट क्या है। तो आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं एज पर एसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, और उसके हिसाब से फिर आप ये चीजें लिख के आ सकते हो। तो अपन फिर आगे बात करते हैं, क्या है कि अपने ने अभी वर्क परफॉर्म बाय अदर्स की बात कर ली। अब जो ऑडिटर वर्क कर रहा है, मैं शुरू से आपको एक चीज बोलते जा रहा हूँ कि ऑडिटर जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट सिर्फ दिखे, वो बाई मेंटल भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो अपना आगे का जो क्लॉज आ जाता है वो क्या है, इंडिपेंडेंस का आ जाता है। अब सिर्फ इंडिपेंडेंस होने से मतलब नहीं है, वो इंटीग्रिटी भी उसकी सही होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए। इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी से कहने का मतलब क्या है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो क्या कर रहा है कि मैनेजमेंट को वो बोल रहा है कि हाँ आप मेरे को ये दे दो, जैसे जैसे मैंने अभी आप बोला कि मैनेजमेंट को बोल रहा है ये दे दो वो दे दो ऐसे दे दो, ऐसा नहीं बोलना। उसे बोलना है कि सर आप मेरे को फिक्स एसेट्स का लेजर दे दो, करंट एसेट्स का लेजर दे दो, डेटर का कंफर्मेशन दे दो। बिल्कुल जो बातें करनी है स्ट्रेट फॉरवर्ड, और कोशिश करना है कि जितना से ज्यादा हो सके रिटर्न बात करें। जैसे मैंने भी काफी सारे ऑडिट्स किए हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि ऑडिट करने जाते हैं तो मैनेजमेंट को बोलते हैं, अब रिटर्न में उन्हें मेल पे ड्राफ्ट कर दिया कि हाँ सर हमें डेटर्स का कंफर्मेशन चाहिए। इन डेटर्स को हमने शॉर्टलिस्टेड करी, डेटर्स का कंफर्मेशन लेके मैनेजमेंट को बोला कि सर आप इन डेटर्स का कंफर्मेशन दे दो, बैंक का कंफर्मेशन ला के दे दो। और क्या है कि हमें ऑनेस्ट रहना है। ऐसा नहीं कि हम डेटा का कंफर्मेशन लेके और फिर बोल रहे हैं कि नहीं आपने ये नहीं दिया, या फिर हम क्या कर रहे हैं कि मैनेजमेंट का डेटा लेके और कहीं और डेटा, समझ ही रहे हैं आप, आगे बोलना अच्छा नहीं लगता। तो ये चीजें हैं, और वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए बिल्कुल ही, जो मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ। तो अपना 7th पॉइंट क्या बन गया, इंडिपेंडेंट का। और हाँ एक और बात, जरूरी नहीं है कि आप इसी सीक्वेंस से याद करें जो मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ या जो बुक में लिखी हुई है। अगर आपको किसी और सीक्वेंस से समझ आ रहा है तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन जहां तक मुझे पता है जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इस तरीके से काफी लोगों को और बहुत ही ज्यादा टाइम तक ये चीजें रिटेन रहती है। फिर इंडिपेंडेंस की बात होगी, एक बार फिर से बात कर लेते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट। शुरू कहाँ से करना है, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या बोलना है, स्किल कॉम्पिटेंट है या नहीं है। फिर स्किल कॉम्पिटेंट होगा उसके बाद क्या करेगा, प्लानिंग करेगा। प्लानिंग के बाद फिर वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंटेशन करेगा। डॉक्यूमेंटेशन के बाद क्या आएगा, ये आएगा ऑडिट एविडेंस।
ऑडिट एविडेंस के बाद कॉन्फिडेंशियलिटी, फिर वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, फिर इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस। अगर इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी नहीं याद रह रहा है, इंडिपेंडेंस भी आपको याद है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मार्क्स फ्री भी मिलेगा। फिर उसके बाद आता है कि वो ड्यूरिंग द ऑडिट क्या चेक करेगा, अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल वगैरह देखेगा कि मैनेजमेंट का इंटरनल कंट्रोल कैसा है, अकाउंटिंग सिस्टम जो स्टाफ अकाउंटेंट ने लिख रखा है वो कैसा मेंटेन कर रखा है, ये चीजें देखता है। तो ये आ गई हमारी 8th नंबर पे। होप आपको इंटरनल कंट्रोल अच्छे से पता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी इंटरनल कंट्रोल पे काफी ज्यादा टाइम दिया था, आपको बताया था कि फैन है, फैन की रिकॉर्डिंग कैसे करता है, फैन का बुक्स में कैसे मेंटेन करता है, परचेज रिक्विजिट कैसे जनरेट करता है। तो वो इंटरनल कंट्रोल का ही पार्ट था कि मैनेजमेंट का किसी एक चीज को लेके इंटरनल कंट्रोल कैसा है। सपोज ये चीजें हैं तो इस पे मैनेजमेंट का कंट्रोल कैसा है, जो टॉप मैनेजमेंट है वो कैसे कंट्रोल कर रही है चीजों को। ऐसा तो नहीं कि जो लोअर लेवल के स्टाफ से या फिर जो अकाउंटेंट है या फिर कोई और है वो एक ही, सपोज एग्जांपल के लिए जैसे अकाउंटेंट है, अब सेम अकाउंटेंट इनवॉइस भी बना रहा है, सेम अकाउंटेंट बैंक भी जा रहा है, सेम अकाउंटेंट कैश भी कलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अगर ऐसा सिचुएशन है तो मैनेजमेंट का इंटरनल कंट्रोल बहुत ही वीक है, स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट ने क्या कर दिया, एक ही चीज अकाउंटेंट के ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि बिल भी तुम ही बनाओ, सेल्स भी तुम ही देखो, परचेज भी तुम ही देखो, कैश भी तुम ही कलेक्ट करो। तो ये वीक इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम है। होप ये चीजें भी आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद अब बात करते हैं कि मैनेज ऑडिटर ने ये सारी चीजें कर ली, बट इन सभी चीजों का फायदा क्या है, ये सब करने के पीछे कुछ तो मोटिव होगा। आप क्या करेगा ऑडिटर, इन सब चीजों को देख लिया हमने, स्किल भी देख लिया, डॉक्यूमेंटेशन भी कर ली, प्लानिंग भी कर लिया, कॉन्फिडेंशियलिटी भी चेक कर ली, लेकिन अब करेगा क्या मैनेजमेंट, तो अकाउंटेंट क्या करेगा, अब अपना ऑडिट कंक्लूजन देगा, ऑडिट रिपोर्ट देगा, ये सब चीजों को रिपोर्ट में बताएगा कि हाँ जो हमने ऑडिट करा ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट ये चीजें ट्रू एंड फेयर व्यू है। होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार यहाँ पे आप क्या करिएगा, वीडियो को पॉज करके और ये चीजें आप एक बार खुद से रिकॉल करने की कोशिश करिएगा कि ये चीज, ऐसा नहीं कि आप छोड़ दीजिएगा, वीडियो पॉज करके और जरूर से जरूर रिकॉल करके देखिएगा कि हाँ ये चीज़ है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तभी मैं इस पे इतना ज़्यादा टाइम लगाया मैंने आपको। होप आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। एक बार यहाँ पॉज करिएगा, उसके बाद रिकॉल करिएगा। आपको आठों के आठों पॉइंट, 9 पॉइंट जितने हैं कम से कम पूरे के पूरे 8 पॉइंट अगर आपको रिकॉल हो रहे हैं, 9वां आपको अपने आप रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि क्या 9वां कुछ है ही नहीं। जब ये चीजें कर रहा है तो ऑडिटर क्या करेगा, रिपोर्ट देगा, अपना कंक्लूजन देगा कि हाँ ट्रू एंड फेयर व्यू शो हो रहा है, और हमारे जो भी अकॉर्डिंगली वॉट एवर द ऑडिटर फाइंड्स, तो वो क्या रिपोर्ट दे रहा है, क्या कंक्लूजन दे रहा है, क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा है, मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा है, क्या ओपिनियन दे रहा है। तो ये पर्पस है। होप ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि ऑडिट का मेन सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस से पहले आप ये समझिए कि ऑडिट के पीछे का ये क्या है, पर्पस क्या है, ऑडिट कर क्यों रहे हैं। जैसे हमने अभी पहले बात करा था ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ऑडिट में, कि ऑडिट का पर्पस क्या है। ऑडिट का पर्पस ये है कि फ्रॉड नहीं हो, ट्रू एंड फेयर व्यू शो हो। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई भी क्या है, मिस स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, किसी भी टाइप की एरर नहीं होना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो रहा है वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, जो एक्चुअल पोजीशन है मैनेजमेंट का वो डिस्क्लोज होना चाहिए। तो ये चीजें जो ऑब्जेक्टिविटी है, तो ऑब्जेक्टिविटी के बाद ही ये लिंक हो रहा है। अगर आपको ऑब्जेक्टिविटी पता है तो सिग्निफिकेंस आप आसानी से टैकल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिग्निफिकेंस में हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिग्निफिकेंस है ऑडिट का, आप खुद सोच के देखो कि अगर आप ऑडिट करा रहे हो अपने, सपोज आप ये सोचो कि आप एक मैनेजमेंट हो और आप अपने फर्म का ऑडिट करा रहे हो, तो आप क्यों ऑडिट कराओगे, आप ट्रू बैलेंसेस जानना चाहोगे कि आपके फर्म में क्या प्रॉफिट है, क्या प्रॉफिट नहीं है। जो पार्टनर्स है वो अपना ये जानना चाहेंगे कि हमारा जो शेयर मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, कंपनी का सही मिल रहा है नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट क्या जानना चाहेगी